ने अभी तक घुटने नहीं टेके हैं और रूस की सेना लगातार हमले कर रही है। आपको आइए बताते हैं कि अभी तक इस युद्ध में क्या हुआ है। यूक्रेन के 9 शहरों में हमले का अलर्ट है और कीव के नजदीक पहुंचे रूसी सैनिक। रूस ने कीव की घेराबंदी इस दौरान तेज की है और यूक्रेन में युद्ध पर यूएन का बड़ा दावा भी हुआ है। लगभग 6,60,000 से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। 1,60,000 परिवारों के आशियाने तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन को 5 रूसी फाइटर प्लेन गिराने का उसने दावा किया है। पुतिन के खिलाफ कई देशों में सख्ती हुई है और पुतिन की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में भी है जापान। इधर विदेशी सैनिकों को बिना वीजा के यूक्रेन में एंट्री की बात भी कही जा रही है। तो ये वो तमाम तथ्य हैं जो लगातार इस युद्ध के बीच सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो लोग परेशान हैं उन्हें जल्द से जल्द कैसे निकाला जाए। ऐसे में मैं सीधे रुख करना चाहती हूं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद जी जुड़े हुए हैं। एमजे विनोद जी, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो पहले दिन जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे थे वो सोच रहे थे, कह रहे थे कि 72 घंटे से ज्यादा युद्ध नहीं होगा, 135 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया है। अब स्थितियां किस ओर जाती दिख रही हैं? देखिए, ये बात जरूर है कि इनकी जो रेजिलियंस है उनको दाद देनी पड़ेगी और जेलेंस्की ने सिविलियंस को भी हथियार देकर के उनको भी एक सैन्य बना दिया और वो मेरे ख्याल से एक गलत कदम निकला, क्योंकि अभी जो सिविलियन ठिकाने पे बॉम्बिंग हो रही है वो सिविलियन तो रह नहीं गए क्योंकि उनको वेपन दे दिया गया। लेकिन आप मेरे पीछे जो मैप देखेंगे वो मैप पे आपको एकदम साफ नजर आएगा कि कैसे स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट हुआ है रशिया का। और मैं कमरों उसके बाद से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। तो इसलिए सहमत नहीं हूं, फर्ज कीजिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया पड़ोसी का, मैं भी एक एग्जाम्पल देता हूं पड़ोसी का। आज समझिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल एक गठबंधन बना ले और वहां पे मिसाइल तैनात कर दे हमारे खिलाफ, हमारे दिल्ली की तरफ मुंह करके, क्या हम मानेंगे इस बात को? यही बिल्कुल हुआ है। और मेरे ऊपर आप देखेंगे लाटविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया, जो एक जमाने में स्टेट हुआ करता था यूएसएसआर का, वो कंट्री सर, बना। मैं आपको रोक रही हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन को ईयू की सदस्यता मिलेगी। ये बड़ी खबर, ईयू संसद में यूक्रेन की अर्जी मंजूर हो गई है। ईयू संसद में यूक्रेन को मंजूरी मिलना यानी कि यूक्रेन को ईयू की सदस्यता अब मिलेगी। ईयू संसद में यूक्रेन की अर्जी मंजूर हुई है। यूरोपियन यूनियन, जिसको लेकर सदस्य बनने न बनने को लेकर एक बड़ा गहमा गहमी का माहौल बीते 2 दिनों में हमने देखा, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि ईयू संसद में यूक्रेन को सदस्यता मिल गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि यूरोपियन यूनियन के देश क्या अब ऐसी स्थिति में यूक्रेन के साथ खड़े होंगे जहां अभी तक तमाम वो मुल्क चाहे नाटो से संबंधित थे या फिर यूरोपियन संबंधित है। ये जानकारी मिल रही थी कि वो हथियारों का सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अब ईयू संसद में यूक्रेन की अर्जी को मंजूर किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि यूक्रेन को ईयू की सदस्यता मिलेगी। और ईयू की संसद में यूक्रेन की अर्जी मंजूर होने का मतलब क्या है और इसका इस युद्ध पर क्या असर पड़ेगा? सीधे कर्नल जे सिंह, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, इसके साथ जो यूक्रेन है उसको बहुत ताकत मिलेगी और मैं समझता हूं कि आने वाले बहुत ही थोड़े समय के अंदर अगर नाटो उसको मेंबर बना लेता है तो फिर नाटो भी इस जंग के अंदर उतरेगा। और फिर हम देखेंगे कि जिस तरीके से रशिया अभी रूस उसके ऊपर हमला यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, तो फिर नाटो भी इसको एक सबक सिखाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये एक टेरराइज कर रहा है एक छोटे देश को, जो एक सॉवरन देश है, जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, और वो अपने सॉवरेनिटी के नीचे अपने यूरोपियन यूनियन को अटेंड करना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है। नाटो की मेंबर बना नहीं था वो, ये बात याद रखें कि मेंबर बना नहीं था, उससे पहले ही रशिया बुखला गया इस बात के ऊपर। क्यों? अगर वो पॉइंट का सर रुक करना चाहती हूँ। पथिकृत पाइन, ईयू की सदस्यता, इसका मतलब क्या और इस युद्ध पर क्या असर होगा इसका? देखिए, ईयू का मेंबरशिप और नेटो का मेंबरशिप एक चीज नहीं है। जरूरी नहीं है कि ईयू का मेंबर होने से नेटो का कोई मेंबर हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज है, अगर नेटो को हेल्प करना था तो अब तक कर देता, लेकिन बहुत सारे देश है, अमेरिका से शुरू करके फ्रांस, कोई रशिया के खिलाफ डायरेक्ट फ्रंट खोलना नहीं चाहता है। दैट इज द रियलिटी। सेकेंड थिंग, ये जो कहा जाता है ना डेमोक्रेटिक राइट, नेटो एक मिलिट्री ग्रुपिंग है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे। अगर अमेरिका के खिलाफ कनाडा में रशिया मिसाइल लगाएगा तो रशिया को, तो अमेरिका अलाउ करेगा? वो नेटो के अंदर फ्रांस अगर रशिया के साथ अलायंस करके मिसाइल लगाएगा, अमेरिका अलाउ करेगा? ये एक मिलिट्री ग्रुपिंग है। मिलिट्री ग्रुपिंग में डेमोक्रेसी नहीं होता है, डेमोक्रेटिक राइट नहीं है ये। और दूसरी चीज है, ये समझ लीजिए
ईयू का मेंबरशिप का मतलब ये कतई ही नहीं है कि डायरेक्टली कोई नेटो का मेंबर हो जाएगा। अमेरिका इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन बट इज पार्ट ऑफ नेटो। सिमिलरली देयर आर कंट्रीज जो ईयू का पार्ट है बड़ा लेकिन सवाल नेटो आप का पार्ट नहीं है। कह रहे हैं कि जब पूरा बवाल नाटो को लेकर ही हो रहा है तो फिर नेटो की सदस्यता पर यूक्रेन को लेकर क्या फैसला नाटो देशों ने किया, ये भी बात सामने आनी चाहिए। लेकिन इस बीच जहां ईयू की सदस्यता मिलने की खबर यूक्रेन के लिए आ रही है, वहीं दूसरी तरफ इस भीषण महायुद्ध में यूक्रेन को अंतरराष्ट्रीय मदद भी मिलनी शुरू हो गई है। किन किन मुल्कों ने मदद की है आइए आपको बताते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों ने यूक्रेन को मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। यूक्रेन को मदद मिल रही है यूरोपियन यूनियन से। 70 लड़ाकू विमान मिले हैं। 3,780 करोड़ रुपए की सैन्य मदद बुल्गारिया दे रहा है। 16 लड़ाकू MiG-29, 14 लड़ाकू Su-25 पोलैंड दे रहा है। 28 लड़ाकू MiG-29 स्लोवाकिया दे रहा है। 12 लड़ाकू MiG-29 की बात हो रही है। साथ ही 29 अमेरिका की तरफ से भी दिए गए हैं। इधर 4500 करोड़ रुपए की सैन्य मदद की जानकारी आ रही है। 500 स्ट्रिंगर मिसाइल कनाडा की तरफ से दी जा रही है और इधर 3000 करोड़ की मदद एंटी टैंक हथियार जर्मनी की तरफ से दिए गए हैं। 1000 एंटी टैंक रॉकेट भी दिए जाने की खबर है और इधर 500 मिसाइल, 9 हॉविट्जर तोप, 14 सैन्य वाहन स्वीडन की तरफ से दिए गए हैं। 5000 एंटी टैंक रॉकेट और साथ ही 5000 हेलमेट भी दिए गए हैं। 5000 बॉडी आर्मर नीदरलैंड की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बेल्जियम की तरफ से और 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर भी दिए गए हैं। ऐसे में सवाल यह है ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद जी कि आखिर मदद तो दी जा रही है लेकिन सिर्फ हथियारों की मदद काफी है इस युद्ध में? कैसे काफी है बताइए। वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंग्रेशनल कॉम्प्लेक्स की मैं बात करते रहता हूँ। जब पत्रकृत पैन जी ने भी उसके बारे में जिक्र किया, जो वो साजो सामान बना रहे हैं वो उसको खपत करने की और वो दुकान चलाने की ये पूरी पूरी कोशिश है। उस जेलेंस्की को इन्होंने लिक्विड ऑक्सीजन में डाला हुआ है। लिक्विड उसे मरने नहीं दे रहा है, अब जीने नहीं दे रहा है और ऑक्सीजन उसे मरने नहीं दे रहा है। ये एक भी आदमी बेच दे, इस फौज में उतार दे और वो आदमी मर जाए तो ये मैं देखना चाहता हूँ कि अमेरिकन के लोगों की क्या हालत होती है। तो इस तरह से मासूम लोगों को जान गंवा रहे हैं और ये जानते हुए कि यूक्रेन डज नॉट स्टैंड अ चांस। नाउ अभी एक बात तय है कि जेलेंस्की को जाना ही जाना है और वो 3 जो पॉइंट उन्होंने रेस किया था, फ्रांस के सामने रखा था कि डीनासिफिकेशन का मतलब जेलेंस्की एक राइट विंग नाजी फोर्स का एक सरगना है। जेलेंस्की को जाना ही जाना है, वो क्यों जाने देगा? अभी आप एक जब आपने शुरुआत में जिक्र किया था, जब यूरोपियन यूनियन के लोग खड़े होकर के ताली बजाए, ही इज एन एक्टर, 1978 का 44 ईयर ओल्ड एक्टर, वो ही उसको ये ताली और इन सब चीजों से प्रोत्साहन मिलता है। वो वही करता है जो वेस्ट कह रहा है और उसके जनरल्स कह रहे हैं। उसको ना कूटनीति का कोई अनुभव है, ना स्टेट्समैन है, ना उसको सैन्य शक्ति के बारे में अनुभव है। सैन्य के बारे में वो जनरल से पूछता है, बाकी चीजों को वो वेस्ट और अमेरिका से बात करके काम करता है। तो ये जो इतने लोग जो बात कर रहे हैं, अपने सैनिक तो उतारे, एक सैनिक तो उतारे। एक बच्चा हमारा मर गया इस लड़ाई में, हमको कितना दर्द होता है। क्या यही चीज